दैट वाज वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड. एक मेथड में हम सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब आइटम्स गुड्स ले रहे थे, प्रोडक्शन स्टेज का डाटा था, तो सेल्स मतलब सामान कितना बिक्री हुआ वो सब ले रहे थे. दूसरे में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज पे डाटा कलेक्ट कर रहे थे, तो इट वाज कॉल्ड इनकम मेथड, जिसमें हम फैक्टर इनकम्स, इनकम जो अर्न कर रहे हैं वेरियस फैक्टर्स, उनको सम अप, जब व्हेन वी सम अप दोज इनकम्स वी गेट डोमेस्टिक इनकम, जिसमें 3 कैटेगरीज में हमने बांटा था. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दैट इज अ इनकम फ्रॉम वर्क. सेकंड वाज ऑपरेटिंग सरप्लस, इट वाज अ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. एंड थर्ड वाज मिक्स्ड इनकम. इन तीनों को ऐड करने से आएगा डोमेस्टिक इनकम, एंड सब्सिक्वेंटली वॉट एवर ही आस्क्ड वी कैन चेंज. नाउ इट इज एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड में also what we do is take into account only final expenditures. What they have written, just read it, I'll just read it out. Expenditure method measures final expenditures, and final expenditures are made for either for consumption purpose or for investment purpose. That is why this method is also called consumption and investment method. मैं लिख देता हूं यहां पे consumption and I method. So you can call it expenditure method or consumption and investment method. Why? Because according to the definition, when final expenditures are taken into account, final expenditures are, जो भी आप फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, या तो वो कंजम्पशन पर्पस के लिए है या वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है. तो यही बेसिस है इसका. लिखा भी है इसने, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज मेड ऑन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. अंडर एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फाइनल यूज ओनली बाय ऑल द सेक्टर्स. 4 ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर. तो इन चारों सेक्टर का जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उनको जब हम ऐड करते हैं वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्योंकि आप जो खर्चा कर रहे हो, अब मैं बोलूँ ये पेन बनाया है मैंने और इसका मार्केट प्राइस है 20 रुपया, तो ये प्रोडक्शन स्टेज का डाटा हो गया, गुड्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस. लेकिन अगर मैंने खरीदा हो, मतलब बिल्कुल माइक्रो लेवल पे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ ताकि आप इसको रेलेवेंस समझो इसका. दूसरी तरफ मैं अगर ये बोलूँ कि मैंने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया 20 रुपये, तो वो सामान खरीदने के लिए, तो वो भी तो बाजार कीमत पे ही खर्चा किया. तो एक्सपेंडिचर भी जो व्हेन वी मेक एक्सपेंडिचर, जब हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो मेड ऑन मार्केट प्राइस ना, बाजार कीमत. यही वजह है कि एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग व्हेन वी ऐड अप, व्हेन वी सम अप ऑल द एक्सपेंडिचर्स, ऑल द फाइनल एक्सपेंडिचर्स. जोशिया तू किसी दिन आता है, तू किसी दिन नहीं भी आता है बेटा. जोशिया यस सर. बेटा तू कभी आता है कभी नहीं आता पुत्र. तेरी क्लास भी 12th है, कैसे करेगा बेटा? नहीं पुत्र, क्लास तो अटेंड कर लिया कर. अब आप बड़े हो, मैं बार बार पोकिंग करता अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको टोकता नहीं हूँ और मैं भी आपको एम्बैरस भी नहीं करना चाहता. लेकिन आप समझो तो सही बात को. आपका दिस इज आपका फाइनल ईयर है, फाइनल साल है स्कूलिंग का. आप कैजुअल मत हो प्लीज. So, according to this method, what are the procedure or the methodology of estimating national income using expenditure method? तो step 1, जैसे उसमें स्टेप थे ना दोनों में, इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में, उनमें दोनों में स्टेप 1 था आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस. अब इसमें हमें प्रोडक्शन वाला नहीं चाहिए कुछ भी, हमें तो इसमें एक्सपेंडिचर वाला डाटा चाहिए. तो इसमें पहला स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन and classification of economic units incurring final expenditure. कि वो यूनिट्स ढूंढने जो फाइनल एक्सपेंडिचर ही कर रहे हैं पहले. सो दिस विल बिकम आवर फर्स्ट स्टेप. Identification and classification of economic units incurring
फाइनल एक्सपेंडिचर्स, कि वो वाले इकोनॉमिक यूनिट्स जिनका फाइनल एक्सपेंडिचर ही हो रहा है, पहले उनको आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना, ठीक है। और चार सेक्टर, इसके बेसिस पे द इकोनॉमी विल बी डिवाइडेड। इसमें आप व्हाट विल यू राइट, फर्दर एक्सप्लेनेशन इसकी ये बनेगी इसी इस फर्स्ट स्टेप की। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर इसमें आप लिखोगे ऑन दिस बेसिस द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये जब मैक्रो शुरू की थी, ये मैंने तब भी आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिफिकेशन ऐसे होती है। तो ये 4 यूनिट्स हो गए इसके, मैं लिख ही देता हूं। हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रेस्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर हो गए हमारी क्लासिफिकेशन जिनका फाइनल एक्सपेंडिचर होता है। फिर सेकंड स्टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। ये आ गया हमारा सेकंड स्टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो इसमें 4 कंपोनेंट है। पहला है हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट विल बी रिटन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यह आ गया हाउस होल्ड का। फिर आ जाएगा गवर्नमेंट का सेक्टर, it will be called government final consumption expenditure। फिर आ गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, it will be called gross domestic capital formation, and last will be net exports। और ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। लुक, एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। व्हाई? बिकॉज इस मेथड में वी ओनली टेक इनटू अकाउंट फाइनल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और फाइनल एक्सपेंडिचर इज ईदर मेड फॉर कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये इसका बेसिक है, मीनिंग में लिख सकते हो आप। फिर प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी में पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, कि वो इकोनॉमिक यूनिट्स खोजना, आइडेंटिफाई करना जिनका फाइनल एक्सपेंडिचर ही हो रहा है। तो वो यूनिट्स 4 सेक्टर बन गए हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर, कुछ भी कह लो आप इसको, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर सेकंड स्टेप आ गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम फाइनल एक्सपेंडिचर। तो जब सेक्टर 4 है, इन्हीं चारों सेक्टरों का फाइनल एक्सपेंडिचर आ गए। पहला हाउस होल्ड सेक्टर का आ गया, विच विल बी रिटन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर गवर्नमेंट का आ गया, इट विल बी रिटन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, वो तो कैपिटल फॉर्मेशन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें से पहले 2 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैं, लोग पहले 2 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं और लास्ट वाले 2 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं।
इसीलिए इसको C&I मेथड भी कहा जाता है। ये आ गया स्टेप 2। और थर्ड स्टेप एज यूजुअल एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। स्टेप 3 एस्टिमेशन। हर एक स्टेप में, हर एक मेथड में यही था ना, फाइनल स्टेप एस्टिमेशन ही था। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो जब हम सारे एक्सपेंडिचर्स, फाइनल एक्सपेंडिचर्स ऐड करेंगे तो वी विल गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बनेगा कुछ इस तरह का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल formation plus net exports. Look, this will become your formula. That is GDPMP is equal to, चार सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जिसमें से दो कंज्यूमर्स हैं, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और दो इन्वेस्टर्स हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये आ गया हाउस होल्ड का विल बी रिटन एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए नेट एक्सपोर्ट्स। और जब एक्सपोर्ट्स का नेट निकाल रहे हैं तो वो होगा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इससे क्या मिला हमें, GDPMP, जो कि हमें वैल्यू एडेड मेथड में भी मिलता था। अब इसको अगर हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, लुक ऐसे बनेगा ना। मैं फिर से बता देता हूं, पहले हमने निकाला GDPNP और वो निकला हमारा प्राइवेट मींस हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। जब हमने चारों सेक्टर्स के कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को ऐड किया तो हमें मिला GDPNP। देखो सबसे ऊपर वो लिखा GDPNP। जब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल गया और हमें उसको इनकम में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में, तो देखो उस दिन बताया था मैंने आपको, मैं तो रिपीट कर रहा हूं बार बार, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में डिफरेंस क्या निकलता था, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया। फिर डोमेस्टिक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक है, मतलब डोमेस्टिक कंसेप्ट है, और हमें चाहिए नेट नेशनल, नेशनल कंसेप्ट पे,
इसलिए हमने NFIA जो अब्रॉड से इनकम्स आती हैं वो ऐड कर दी। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट था कि ये मार्केट प्राइस पे वैल्यू है और हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू। तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले से ही होते हैं, तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एक्सक्लूड कर दिए। और NIT पता है आपको, मैंने एग्जांपल देके बताया था, IT और सब्सिडीज का डिफरेंस होता है। NIT जो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंशियल होता है। मैंने एग्जांपल देके बताया था आपको कि मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस में पे किया 50 रुपीज, लेकिन मेरे को सब्सिडीज के फॉर्म में 10 रुपीज मिल गए, तो मैंने नेट कितना पे किया? 40 ना। टैक्सेस इज व्हाट वी पे एंड सब्सिडीज इज व्हाट वी गेट। तो डिफरेंस निकाल के वी विल गेट द नेट कि हमने नेट क्या पे किया। फिर इस मेथड की प्रिकॉशंस वो 2-3 तो कॉमन वाली ही है। सेकेंड हैंड गुड्स का लिख सकते हो आप, लेकिन इसमें आप एक्सपेंडिचर लगा दो। जैसे अभी मैं वही एग्जांपल अरमानी स्कूटर वाला, मान लो अरमानी ने खरीदा, बेचा, मैंने खरीदा, ठीक है, तो मैंने जो खरीदा तो उस टाइम खर्चा हुआ ना, मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन वो फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है सेकेंड हैंड चीज के ऊपर। जैसे अरमानी की इनकम मेथड में ऐड नहीं होनी है वो सेकेंड हैंड चीज बेचने पर, वैसे ही मेरा एक्सपेंडिचर उसको खरीदने के लिए जो किया हुआ है वो भी एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड नहीं होगा, बिकॉज वो कमोडिटी जिस साल बनी थी, जो इसका ईयर ऑफ प्रोडक्शन था, वो उस साल के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक बार ऐड हो चुकी है। तो एक प्रिकॉशन तो यही है। तो लिखोगे कैसे? एक्सपेंडिचर मेड ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, या इट इज नॉट इंक्लूडेड। फिर मैंने एक बताया था शेयर्स वाला, कि शेयर्स भी जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो उसमें भी एक्सपेंडिचर लगा दो। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। एक प्रिकॉशन तो डेफिनेशन में ही है कि ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, हेंस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स आर नॉट कंसीडर्ड, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर्स, और दैट टू ऑन ईदर कंजम्पशन और ऑन इन्वेस्टमेंट। उन्हीं को हम लेते हैं, बाकियों को नहीं लेते हम। तो 3 प्रिकॉशन तो ये सिंपल ही होगी। एक्सपेंडिचर ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, कि ओनर अपने घर में खुद ही रह रहा है, जैसे अपना मकान आपने खुद बनाया और आप खुद रह रहे हो उसमें, तो वो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्योंकि अगर तुम ना बनाते तो कहीं पे रेंट पे दे रहे होते, रह रहे होते और किराया दे रहे होते। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि तुम मकान बनाने पे अगर खुद ना रहते तो किसी पे रेंट देने से आपको इनकम हो सकती थी, तो आपने वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो ओनर ऑक्यूपाइड हाउस के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, तो उसको भी लिया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर इज नॉट, वो तो बता दिया कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। फिर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए, अब हमने एक्सपेंडिचर वाले लिख देने हैं ना सारे प्रिकॉशन। जैसे हम बोल रहे थे कि पेंशंस, ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये हम ऐड नहीं करते, इनकम में लिख रहे थे कि ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, इनकम मेथड में प्रिकॉशन लिख रहे थे। लेकिन उनको कोई पे भी तो कर रहा है, गवर्नमेंट ही पे कर रही है बेशक। तो गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे पेंशन के लिए पे कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रहे हैं, तो इस तरह के एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के, उनको भी नहीं लिया जाता है। तो 5-6 प्रिकॉशंस हो गई ये आपकी। तो ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसका, लिखो, आप निकाल सकोगे, मैं आई नो इट, आप निकाल लोगे, इसलिए आप लिखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, निकल जाएगा आपका। जब थोड़ा ट्विस्ट आएगा तो वो मैं बता दूंगा आपको, अभी तो सिंपल वाला ही कर रहे हैं आज हम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3500,
Gross domestic capital formation 1100. Net exports 500. NFIA 100. NIT, net indirect taxes 300. Subsidies 40. Or consumption of fixed capital 120. निकालो जरा सर नेशनल। गवर्नमेंट कंजम्पशन कितना था? गवर्नमेंट का 4000, 4000। अरे ये तो जुबानी निकल जाएगा, अभी तो स्टेप करवाए आप, उसी में वैल्यू पुट अप करके निकाल के दो मेरे को आंसर। 8780। हाँ यस सर। निकालो निकालो, बाकी भी निकालो, शाबाश। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, हाँ बोलो वृंदा। सर मेरा आंसर 8920 है। नहीं, फिर आपने कुछ मिस्टेक की है, 8780 आएगा। जीडीपीएमपी कितना निकला? सर 8750 नहीं आएगा? निकालो, मेरा 8760 आ रहा है। निकालना पड़ेगा यार मेरे को भी अभी, रुक जाओ। जीडीपीएमपी कितना आ रहा है आपका? सर 9100। 9100। अच्छा रुको जरा एक मिनट। 9100